जंतुओं में श्वसन एवं उत्सर्जन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। श्वसन जो है, हमारा शरीर जो है वो अनेक छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु जो है वो हमारी नथुनों से शरीर में प्रवेश करती है और इस प्रोसेस को हम अंतः श्वसन इंस्पायरेशन कहते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स तक पहुंचती है। कोशिकाओं में ये संचित भोजन का विखंडन करती है जिससे ऊर्जा जल CO2 बनती है। इस CO2 को हम पुनः सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं जिसको एक्सपायरेशन या फिर हम उच्च श्वसन भी कहते हैं। सभी प्राणियों में श्वसन की प्रोसेस जो है वो समान होती है, परंतु भिन्न भिन्न श्रेणी के प्राणियों में श्वसन की भिन्न भिन्न अंग होने के कारण श्वसन की क्रियाविधि में भिन्नता पाई जाती है। जैसे मानव में श्वसन, जब हम श्वास लेते हैं तो नथुनों से वायु नासागुहा में प्रवेश करती है और नासागुहा से यह वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से यह शरीर की वक्ष गुहा जो है उसमें 2 फेफड़े होते हैं, ये पसलियाँ के पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। इसके बीच एक बड़ी पैसीय परत पाई जाती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर, डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर होता है। पसलियाँ बाहर, डायफ्राम नीचे की तरफ होता है, जिससे वक्ष गुहा जो है उसका आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों में भर जाती है और उच्च श्वसन के समय जो है वो डायफ्राम जो है वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसमें जब इंस्पायरेशन होगा तो जो पसलियाँ हैं वो बाहर की तरफ आएंगी, डायफ्राम चौड़ा हो जाएगा और मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। ये 3 प्रोसेस होंगी। फिर डायफ्राम के बारे में बता रखा है। इसमें क्या है, अंदर श्वसन में तो डायफ्राम का आकार जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम में देखते हैं कि जब उच्च श्वसन होगा तो डायफ्राम पुनः अपनी स्थिति पे आ जाएगा। देखो इसमें ये बढ़ रहा है ना, ये अंतर श्वसन हो गया। उच्च श्वसन में ये अपनी जो है वो, जैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लास्टिक की एक चौड़े मुँह वाली हम बोतल लेते हैं, इसके पेंडे को काट के हम अलग कर देते हैं। अब एक वाई आकार की कांच या प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और हम इसको जो है वो इसमें वाई आकार की एक कांच या प्लास्टिक की नली लेते हैं और इसे बोतल के ढक्कन में छेद करके हम इसको फंसा देते हैं। अब नली के निचले सिर, दोनों सिरों पे हम एक गुब्बारे को धागे से बांध देते हैं। अब बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ या प्लास्टिक की एक पतली सी तान के हम किसी धागे या रबड़ बैंड से इसको बांध देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि गुब्बारों में क्या परिवर्तन हुआ। अब हम रबड़ सीट को ऊपर की ओर धकेलते हैं तो गुब्बारों में क्या चेंज होता है, तो रबड़ सीट को जैसे ही हम नीचे की ओर खींचेंगे तो गुब्बारे फूलते हैं। वहीं रबड़ सीट को जब हम ऊपर की ओर धकेलते हैं तो गुब्बारे जो हैं वो पिचकते हैं। ठीक इसी तरह जो है वो हमारे फेफड़ों की जो कार्यविधि है वो इसी तरह की होती है। ये ना मॉडल है। जैसे हम देखते हैं कि गाय, बकरी, सर्प, पक्षी, शेर आदि मनुष्यों के समान ही फेफड़े होते हैं। सभी जीवों में फेफड़े होते हैं, सभी जीवों में थोड़ी ना होते हैं। जलीय जीवों में फेफड़े नहीं होते, उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो कुछ जीव जो है उनमें फेफड़ों के स्थान पर श्वसन क्रिया है तो विशेष अंग पाए जाते हैं। कीटों में श्वसन जो है वो श्वास रंध्र, जैसे कॉकरोच और अन्य कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो है श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में वायु नलिकाओं का जाल बिछा रहता है जिसे श्वास प्रणाल कहते हैं। यहाँ गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास प्रणाल में जाती है और अंततः ये कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास प्रणाल में जाती है और वहाँ से CO2 जो है वो श्वास रंध्रों से बाहर आ जाती है। जलीय जीवों में श्वसन,
जलीय जीवों में श्वसन जो है वो क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। जलीय जीव जैसे मछली के क्लोम, जिन्हें हम गिल्स या फिर हम गलफड़े कहते हैं, क्लोम त्वचा से बाहर ही निकले रहते हैं। ये क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है उसको अवशोषित करते हैं। क्लोम में अनेक रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, जो रक्त वाहिनियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। कॉकरोच जो है उसमें श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन रेस्पिरेशन होता है। मछली में गलफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है। केंचुआ, जोंक आदि जीव जो है वो अपने नम एवं श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। पादपों में श्वसन, पादपों में पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं, और इन्हीं रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम देखते हैं कि खेत में उगाए अवांछित पौधों को जड़ सहित हम देखते हैं, तो इनका हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम ये देखते हैं कि जड़ों के मूल रोमों से अनेक मृदा कण जो है वो चिपके हुए हैं। जड़ें मूल रोमों के द्वारा मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इस प्रकार पादपों के मूल में श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट जो है वो उत्सर्जन। हम देखते हैं कि खेलने या ज़्यादा हम श्रम करते हैं तो हमें पसीना आता है। यह पसीना त्वचा की सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा बाहर निकला रहता है। पसीने के रूप में अतिरिक्त जल व लवणों का उत्सर्जन त्वचा के द्वारा होता है। उच्च श्वसन की क्रिया में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। अपचित भोजन का हम समय समय पर मल के रूप में और मूत्र के द्वारा हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इनको शरीर से हम बाहर निकालते हैं। पसीना, मलमूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए बहुत विषैले होते हैं, इसलिए इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाती है, और उत्सर्जन में सहयोग करने वाले शरीर के सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य दोनों वृक्कों में होता है। जल में घुले हुए ये अपशिष्ट मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आते हैं, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी रहती है, जिसको हम मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं। मूत्राशय से मूत्रमार्ग में होता हुआ मूत्ररंध्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये है योगा। जो इन करंट टाइम में हमारे परिवेश और जीवन को योग द्वारा क्रमशः स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। आज के प्रदूषण वातावरण के योग में हम एक ऐसी विधा जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। योग के अनेक आसन एवं कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम की क्रियाएं हमें अनेक रोगों से मुक्त करती है। योग प्राणायाम मन को शांत करते हैं। श्वासन उच्च रक्तचाप को सामान्य करता है। वज्रासन पाचन से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। आज के इस युग में दिन भर कंप्यूटर पर कार्य करते रहने से पीठ और गर्दन में दर्द होने लगता है। ऐसे में शलभासन और ताड़ासन हमें दर्द निवारक दवाओं से मुक्ति दिलाता है। योग में ऐसे अनेक आसन हैं जिनको जीवन में अपनाने से हम कई बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकते हैं तथा अपनी सेहत को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। योग से शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, अर्थात योग और प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाता है। हमारे देश की ऋषि परंपरा की देन इस योग को आज विश्व में अपना रही है, जिसका परिणाम ये है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित किया, और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बड़े उत्साह से मनाया गया था। गीता में ये भी लिखा है कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है।
ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च शोषण कहलाता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। कॉकरोच और अन्य कीटों में श्वास रंध्रों के द्वारा शोषण होता है। केंचुए, जोंक आदि में अपनी नम त्वचा द्वारा शोषण होता है। मानव में वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में कौन सहायक है? तो इसमें ना ये हो जाएगा फ्लोम, जलीय जीव मछलियाँ। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र हो गया। त्वचा द्वारा शोषण, त्वचा के द्वारा जो है केंचुआ कर लेगा। कॉकरोच में तो ट्रेकिया पाया जाता है ना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम एक्सक्रीशन उत्सर्जन कहलाता है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ जो है पहले तो क्या आगे की तरफ आती है तो पीछे की तरफ चली जाएंगे। डायफ्राम जो है वो पहले तो क्या होता है, डायफ्राम चपटा होता है ना, फैल जाता है तो ये अपनी पुनः स्थिति में आएगा। कीटों में वायु नलिकाओं का जाल बिछा रहता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। मछलियाँ जल में गिल्स के द्वारा शोषण करती हैं। कीटों में शोषण ट्रेकिया द्वारा होता है। यदि हमारे जो है वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो अपशिष्ट पदार्थ जो है उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। ये मॉडल है